नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट तृतीय भूगोल विषय में भारत का भूगोल पेपर सेकंड में जो हमारा टॉपिक चल रहा है भारतीय मानसून, इसमें हम आगे आज मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। मानसून की उत्पत्ति के मुख्य रूप से हम सिद्धांतों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो चिर सम्मतकालीन सिद्धांत या क्लासिकल थ्योरी, और दूसरे हैं जो आधुनिक सिद्धांत है रिसेंट थ्योरी। अब क्लासिकल थ्योरी की बात करेंगे तो इसमें पहला है तापीय सिद्धांत। इस सिद्धांत का विकास ब्रिटिश भूगोल वेता बेकर एवं स्टैम्प्स ने योगदान दिया। इनके अनुसार जब सूर्य उत्तरायण में होता है तब भारतीय उपमहाद्वीप तेज़ी से गर्म हो जाता है, जिससे कि वहाँ पर निम्न वायुदाब का निर्माण होता है और जिसका केंद्र उत्तर पश्चिम भारत में स्थित होता है। इस समय सामान्य स्थिति होती है कि विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब के क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप के निम्न वायुदाब की तुलना में उच्च वायुदाब के क्षेत्र बन जाते हैं, परंतु दक्षिणी गोलार्ध के उपोष्ण उच्च वायुदाब की तुलना में यहाँ अभी भी निम्न वायुदाब बना रहता है। अतः दक्षिणी गोलार्ध के उपोष्ण उच्च वायुदाब की हवाएं विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। फलस्वरूप विषुवतरेखीय प्रदेश में वायुदाब बढ़ने लगता है और यहाँ से हवाएं दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में भारत में प्रवाहित होती हैं। सूर्य के दक्षिणायन की स्थिति में स्थलखंड के तीव्र गति से ठंडा होने के कारण भारतीय उपमहाद्वीप पर उच्च वायुदाब बन जाता है और यहाँ से हवाएं विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब की तरफ चलने लगती। इसे उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। यह एक तापीय सामान्य सिद्धांत है। इसके बाद में दूसरा है विषुवतरेखीय पछुआ हवा सिद्धांत। यह सिद्धांत ब्रिटिश भूगोलवेता फ्लोन ने प्रतिपादित किया। इनके अनुसार सूर्य के ताप के प्रभाव से उत्तर के मैदान में अत्यंत ही निम्न दाब का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार हिंद महासागर एवं उत्तर के मैदान के बीच में तीव्र दाब प्रवणता हो जाती है, अर्थात उत्तर के मैदान में निम्न वायुदाब और हिंद महासागर के ऊपर उच्च वायुदाब। फलस्वरूप ITC अंत उष्ण अभिसरण अपने सामान्य स्थान से विस्थापित होकर उत्तर की ओर चला जाता है। इसके फलस्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप पर उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं चलना बंद हो जाती हैं। अरब सागर में ITC अपने सामान्य स्थान पर ही रहता है। ITC के खिसकाव के साथ साथ विषुवतरेखीय पछुआ हवाएं भी उत्तर की ओर खिसक जाती हैं एवं सागरीय हवाओं के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रवाहित होने लगती है। फ्लोन का यह मानना है कि ग्रीष्म काल में प्रवाहित होने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं विषुवतरेखीय पछुआ हवाएं ही हैं। अब हम आधुनिक सिद्धांत की बात करें तो जेट स्ट्रीम का सिद्धांत है। MT यीन ने के अनुसार मानसून की उत्पत्ति पर ऊपरी वायुमंडल की दिशाओं का प्रभाव पड़ता है। मानसून की उत्पत्ति के लिए सतह के निकट निम्न वायुदाब के अलावा ऊपरी वायुमंडल में भी निम्न दाब का होना आवश्यक है। ग्रीष्म ऋतु के पूर्व गंगा के मैदान के ऊपर 12 किलोमीटर की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर उपोष्ण जेट स्ट्रीम प्रवाहित होती है। ग्रीष्म ऋतु के आगमन के पश्चात ये उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम विस्थापित होकर हिमालय के उत्तर में चली जाती है। इस उपोष्ण जेट स्ट्रीम के स्थान पर उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर प्रवाहित होने लगती है। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत के पठार के काफ़ी गर्म होने के कारण उत्तर पूर्वी जेट की उत्पत्ति होती है। वास्तविकता यह है कि तापीय प्रभाव के कारण तिब्बत के पठार के ऊपर क्षोभ मंडल में एक निश्चित ऊंचाई पर प्रति चक्रवाती दिशा स्थापित हो जाती है एवं पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। यह एक अस्थायी जेट स्ट्रीम है जिसके अंतराल व विस्तार में परिवर्तन होता है। यह पूर्वी जेट हवाएं ही मानसून की उत्पत्ति में सहायक होती है। पूर्वी जेट स्ट्रीम के अलावा तिब्बत के पठार के ऊपर होने वाले वायु के संचरण का प्रभाव भी मानसून पर पड़ता है। कोटेश्वरम द्वारा दिए गए इस विचार की पुष्टि मोनेक्स या मानसून एक्सपेरिमेंट ने भी की है। इनके अनुसार तापीय प्रभाव से तिब्बत के पठार से ऊपर उठने वाली गर्म हवाएं हिंद महासागर में विषुवत रेखा के निकट उतरती है। ये हवाएं दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में भारत में प्रवाहित होती है। इस चक्र को हेडली चक्र भी कहा जाता है। अगला जो आधुनिक सिद्धांत है अल नीनो
सिद्धांत एवं वॉकर सेल। इस सिद्धांत के विकास में गिलबर्ट वॉकर ने योगदान दिया है। उनके अनुसार समुद्री सतह के तापमान का प्रभाव वायुदाब एवं हवाओं पर पड़ता है। यह सिद्धांत कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर के सतह के जल के तापमान के अध्ययन पर आधारित है। वॉकर महोदय ने बताया कि हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर के ऊपर वायुदाब को सा प्रति पाया जाता है, अर्थात जब प्रशांत महासागर के ऊपर उच्च वायुदाब होता है तो हिंद महासागर के ऊपर निम्न वायुदाब, और यही स्थिति भारतीय मानसून के लिए अनुकूल होती है। इस प्रक्रिया को दक्षिणी दोलन भी कहा जाता है। दक्षिणी दोलन का समय 2 से 5 वर्ष के लिए होता है। दक्षिणी दोलन को वाका चक्र के नाम से भी जाना जाता है। इंडोनेशिया के ऊपर से उड़ती हुई वायु 2 वाका चक्र को निर्माण करती है। प्रथम इंडोनेशिया से ऊपर उड़ती हुई वायु ठंडी होकर मध्य पूर्वी पाकिस्तान एवं उत्तर पश्चिमी भारत के नीचे उतरती है। इस प्रकार दूसरा चक्र इंडोनेशिया एवं दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम तट के बीच बनता है। इंडोनेशिया से ऊपर उठी वायु पूर्वी प्रशांत महासागर में नीचे उतरती है। प्रथम चक्र का कमज़ोर होना मानसून के लिए अनुकूल है और दूसरे चक्र का कमज़ोर होना भारतीय मानसून के लिए प्रतिकूल है। वास्तव में इंडोनेशिया गर्म एवं पूर्वी प्रशांत तट ठंडा वाका चक्र को चालक बल ड्राइविंग फोर्स प्रदान करता है। इस चक्र के कमज़ोर होने का कारण अल नीनो है, जलधारा की उत्पत्ति है। यह जलधारा 2 से 5 साल के बीच में उत्पन्न होती है। यह जलधारा पेरू के तट के निकट लगभग 3 से 36 दक्षिणी अक्षांश के बीच प्रवाहित होती है। इसकी उत्पत्ति का संबंध विषुवतरीय क्षेत्र में होने वाले वायु भार में परिवर्तन से हैं। ऐसी स्थिति में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाओं के कमज़ोर होने से प्रशांत महासागर की दक्षिणी विषुवतरीय की जलधारा भी कमज़ोर हो जाती है एवं जलधारा के विपरीत दिशा में अल नीनो जलधारा प्रवाहित होती है। इस जलधारा की उत्पत्ति के साथ ही पेरू तट के निकट ठंडे जल का ऊपर उठना बंद हो जाता है। इस प्रकार गर्म अल नीनो जलधारा के कारण प्रशांत महासागर में एक निम्न भार का निर्माण हो जाता है और यहाँ से हवाएं ऊपर उठकर ऑस्ट्रेलिया एवं इंडोनेशिया के निकट नीचे उतरती है। इस प्रकार दक्षिणी दोलन का सूचक गिरने लगता है एवं ये ऋणात्मक होने लगता है। इसे प्रशांत महासागर का वार्म फेज भी कहा जाता है, जो भारतीय मानसून के लिए प्रतिकूल परिस्थिति है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।